हम कह तो रहे हैं कि ये कुमाऊं का विश्वविद्यालय है, लेकिन कैंपस तो आज भी नैनीताल में ही है। सो कॉल्ड कैंपस है नैनीताल में जिसे आप कह रहे हैं, वो दो ही तो कोर्सेज होते हैं वहाँ। तीन। और उसमें वो ऐसे है ना, जैसे हमारे यहाँ ना राजनीति में कुछ नेताओं को एडजस्ट करना होता है, उन्हें राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त दे देते हैं, तो भीमताल के कैंपस की कमोबेश स्थिति वैसी है। कोई मुझे ऐसा प्रोफेसर नहीं मिलता जो ये कहे कि मेरा बच्चा इसी कॉलेज में पढ़ रहा है या इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ज्यादातर लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ओर खींचे चले आते हैं। ऐसा क्यों है सर? हमारी यूनिवर्सिटी हमारे अपने बच्चे पढ़ते हैं। क्या हमने कभी इसको सोचा कि हम इसको अपनी मेहनत से उस लेवल तक ले जाएं जहां मुझे फक्र हो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। जब मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब है ना कि ये जहां मैं जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं वो उस स्टेज तक नहीं है जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन। कुमाऊं यूनिवर्सिटी जैसा छोटा एक यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ, उसके कंपैरिजन में कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन एग्जामिनेशन था, मैं 6.5 लाख स्टूडेंट के एग्जामिनेशन सिस्टम को देखता। नो स्टूडेंट कैन टेल कि दे रोट टू मी एंड आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड देम बैक। सेम चीज़ मैं एज अ वाइस चांसलर यहाँ करता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। बाकी कामों के लिए आप दूसरा ह्यूमन रिसोर्स रखिए ना। उनके वीसी साहब भी यहाँ मंत्री जी को आके कहते हैं, अरे साहब आप चिंता मत करिए, कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगा। जो नेतागिरी है वो 4 या 5% बच्चा होता है, पूरे सिस्टम को ड्राइव कर रहा है। आपने सालों तक उनको डिग्री नहीं दी, आपने उनकी मार्कशीट नहीं दी, आप टाइम पर एग्जाम नहीं किया। मैं जब 30 साल पहले यहाँ से गया था, मेरा रिजल्ट मिड सितंबर में आया था, तब तो सब जगह एडमिशन हो जाते हैं। 30 साल बाद जब मैं आया तो मैंने एग्जाम फाइनल ईयर किए सितंबर अक्टूबर में कराए थे 2023। हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, क्वालिटी फैकल्टी नहीं है, 2013-14 के बाद नई फैकल्टी आई नहीं है, तो साहब जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, जो विश्वविद्यालय का इकबाल होना चाहिए, वो तो लगातार कमजोर होगा ही होगा। और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपकी ऐसी फ्लरिश कर रही है। मुझे लगता है कि धन की ज़्यादा जरूरत है, धन की कम होती है। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान में होनी चाहिए कि मुझे 3 लाख रुपया गवर्नमेंट इंडिया दे रही। आंख बंद करके सोचा है, अगर मेरे पास जॉब नहीं होती, क्या मैं दूसरी जगह जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कोई जॉब देगा? क्या मैं उस लायक हूँ? कम से कम ज़्यादा काम कुछ नहीं है, 10 से 4 बजे तक की बैठ जाओ। मैं अपना ऑफिस व्हीकल को भी अगर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ, आई पे बाई चेक। ओके, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं बाई ट्रेन जाता हूँ, मैं ट्रेन से ही आता हूँ। वाइस चांसलर के घर में जो भी चीज़ फ्री थी सब बंद की। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। मैं कहूंगा जिन्होंने बागेश्वर से अपनी जर्नी शुरू की, देश दुनिया में अपना नाम कमाया, बड़े बड़े शोध किए और हायर एजुकेशन को किस तरह से एक लेवल तक पहुंचाया जा सकता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में वो कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर देवान सिंह रावत की। और संयोग देखिए कि जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, वहीं के आज वो कुलपति भी हैं। बहुत धन्यवाद सर देवभूमि डायलॉग के मंच में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और एक उत्तराखंडी होने के नाते वैसी गौरव होता है कि हमारा उत्तराखंडी इतने संघर्षों के बाद इतनी लंबी जर्नी तय की है और बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। एनीवे, ये कैसा संयोग है कि 1993 में जिस कुमाऊं विश्वविद्यालय से आपको गोल्ड मेडल मिलता है, वहीं के आप वीसी बनते हैं। ये अपने आप में ज़बरदस्त संयोग नहीं है? जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली जब मैं आपसे अभी मिला तो मेरी खुशी डबल हो गई जब ये जाना मैंने कि आप भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ही पास आउट हैं, डीएसवी कैंपस, जहाँ से मैंने पढ़ा। बिल्कुल। यस, यू राइटली सर कि मेरी जो जर्नी हुई है वो गाँव से शुरू हुई है। एंड मैं क्लास 9th तक अपने गांव में पढ़ा। एंड उसी साल एक्चुअली में हुआ था कि उस स्कूल में साइंस खुला जिस दिन मैं 9th क्लास में एडमिशन हुआ। अच्छा। तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एक ही बच्चा जो साइंस पढ़ सकता है, तो आप इसको मेरे फादर को बुला के ही रखिए। मैं 1 साल 9th तक वहीं रहा और कोई टीचर आया नहीं। देन फाइनली हमारे उसमें पूरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो हमारे दूर के रिश्तेदार थे, चाचा जी हमारे लगते थे, वो BD पांडे में 4th क्लास में थे। अच्छा। तो मेरे फादर ने उनसे बात किया तो मैं नैनीताल आ गया, फिर उनके साथ 3 साल रहा। तो भारतीय सैनिक विद्यालय से मैंने 10th 11th एंड 12th किया। एंड फिर DSV में आ गए। एंड जब DSV में आ गए, एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा। हाँ। उस समय एक्चुअली में कॉम्बिनेशन बड़े फेमस थे। एक था जियोलॉजी, एक था कंप्यूटर साइंस, तीसरा था फॉरेस्ट्री।
अच्छा। तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन में अगर बच्चा जाता था, इसका मतलब वो बच्चा एलीट ग्रुप का है। अच्छा। चूँकि मेरी बायो ग्रुप थी तो मैंने फॉरेस्ट्री ले ली। तो फॉरेस्ट्री में मेरा कॉम्बिनेशन था फॉरेस्ट्री, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। तो एक अलग दिखता था ना बच्चा, हमको तो आगे पीछे का तो कुछ पता नहीं था। जब मैंने बीएससी कंप्लीट किया तो पता चला कि मैं तो स्कूल टीचिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि उसमें जूलॉजी एंड बॉटनी चाहिए या फिजिक्स। कोई बताने वाला नहीं हुआ ना पहाड़ में, आप वही है, आपको अपना जीवन खुद ही तय करना है। हमको कोई बताने वाला नहीं। बाबू को तो ये भी नहीं पता लड़का कर क्या रहा है। हाँ, उनको तो स्कूल गया है, वो 13-14 में पढ़ता है। 13-14 में पढ़ता है, 13-14 में पढ़ते थे हम लोग। तो फिर वहीं से एमएससी केमिस्ट्री से किया एंड यूनिवर्सिटी टॉप किया। एंड उसकी भी एक बड़ी कहानी है, जब कॉन्वोकेशन नहीं होते थे उस समय। अच्छा। मतलब हम अभी 50 साल पूरे किए हैं, अभी हमने 19वां कॉन्वोकेशन किया, राइट। और उस समय 73 में एस्टैब्लिश हुआ, 73 में एस्टैब्लिश हुआ। तो कॉन्वोकेशन जब 3 साल बाद कॉन्वोकेशन हुआ, जब रिजल्ट निकला तो मेरे को बताया गया कि तुमने टॉप किया। जैसे होता है यार दोस्तों में, उनका पार्टी कर तो पार्टी किया। पार्टी करने के बाद मैं CDRI लखनऊ PhD में चला गया। अच्छा, उस समय पार्टी में क्या खिलाते थे आप लोग? पार्टी में खाना, घर में खाना बनाते थे। अच्छा, घर पे उतने पैसे भी नहीं होते थे? पैसे कहाँ, तो वहीं पर कमरे में ले गए, 8-10 लोग आए। हमारे जो मकान मालिक तो बड़े जनरस थे, बाहर हमने चूल्हा लगाया, चूल्हे में हमने खाना बनाया और सबको खाना खिलाया। और कोई पार्टी तो कभी वहाँ नीचे नैना देवी या फ्लैट्स में आपको पता है वो दुकान तब होती थी? सर दुकान तो तब भी थी, तब हमारे पिक्चर हॉल अशोक करके था। अच्छा। कैपिटल था। हाँ, और उस समय के ज़माने में कोई पिक्चर ऐसी नहीं थी जो हमने नहीं देखी। अच्छा। हर पिक्चर को देखने जाते थे। बट मेहनत बहुत करते थे। 3 साल बाद जब हमारा कॉन्वोकेशन हुआ, अल्मोड़े में हुआ था एक्चुअली, जनरल जोशी वाज द चीफ गेस्ट एट दैट टाइम। अच्छा। पता चला गोल्ड मेडल किसी और को दिया। अरे! तो फिर मैंने लिखा यूनिवर्सिटी को, मैंने कहा मैंने सुना है कि मैं टॉपर था, मेरे को मेरिट सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो सर्टिफिकेट आया, उसमें लिखा था कि तुम टॉपर हो। गोल्ड मेडल किसी और को मिल गया। अच्छा। और टॉपर का सर्टिफिकेट। फिर वो गोल्ड मेडल आया नहीं वापस? गोल्ड मेडल तो खैर नहीं आया, क्योंकि उतना ना मुझे पता था, इतना ज़्यादा लोग नहीं था। हाँ, बट आई गॉट दिस, तो दैट्स ओके। बट फिर PhD करने के बाद CDRI करके एक जगह है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर डॉक्टर DS भाकुनी होते थे, भकोना के ताकुला के पास में गाँव। ही वाज अ फेमस साइंटिस्ट एक्चुअली, बट उसमें जॉब नहीं थी। एंड जिनके साथ मैंने PhD किया वो सुनूं कि बहुत पक्के आदमी वक्त, अगर वो किसी को फ़ोन कर दें कि इसको यहाँ लगाना है तो कोई मना नहीं कर सकता, इस स्ट्रेचर के आदमी थे। बट फ़ोन किसी के लिए नहीं करते। गुडविल। हाँ, फ़ोन किसी के लिए नहीं करते थे। वो कहता है कि अगर आप में काबिलियत है तो आप खुद अपने लिए रास्ता अपने। तो आई लैंडेड अ वेरी स्मॉल प्राइवेट इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री। मैं 2 साल फार्मा इंडस्ट्री में जॉब किया। अच्छा। उसके बाद मेरा US में पोस्ट डॉक के लिए हुआ, मैं US गया। हमारा बेटा होने वाला था उसमें। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम 2 टिकट अरेंज कर सकें। अच्छा। तो माई वाइफ स्टेड बैक हियर, आई वेंट टू US। तो फिर मैं 3 साल अमेरिका मारा। जो मेरा पहला अपॉइंटमेंट था वो इन अब्सेंशिया था। इन अब्सेंशिया का मतलब आपका एप्लीकेशन गया, बायोडाटा गया, कोई इंटरव्यू उसमें ऑनलाइन कुछ होता नहीं था, आपके बायोडाटा को पढ़ा गया, आपकी पब्लिकेशन को पढ़ा गया, एंड दे ऑफर्ड मी इन अब्सेंशिया सिलेक्शन एट नाइपर मोहाली। एंड अराउंड सेम टाइम आई अप्लाई टू दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो। अच्छा। मैं यहाँ ज्वाइन कर चुका था, दिल्ली यूनिवर्सिटी को पता नहीं था कि मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। दे ऑल्सो ऑफर्ड मी इन अब्सेंशिया सिलेक्शन विदाउट एनी इंटरव्यू। और हमारा पढ़ाई लिखाई से हमारे पूरे खानदान में, अभी आपके तर्कश में 2 तीर थे उसमें नहीं, मैं ज्वाइन कर चुका था नाइपर। अच्छा। नाइपर ज्वाइन करने के बाद जब मुझे पता था मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रीडरशिप ऑफर किया है, सो देन आई डिसाइडेड टू मूव टू दिल्ली। इन 2003 आई मूव टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा। सो वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई। यस। तो इसका मतलब 20 साल बाद 2023 में आप यहाँ? मैं एक्चुअली 30 ईयर लेटर 93 में MSc किया। 30 साल के बाद मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर। जो आपने कहा, ये तो अलग गौरव है ना कि मैंने जहाँ से पढ़ा है वहाँ में। समटाइम एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो हमारी सोसाइटी है, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मैं जस्ट ये देखना चाहता था। एक आप शायद आजकल तो ये प्रचलित हो गया ना कि कोई वाइस चांसलर अपने आप को बोलता है, तो मैंने किसी को एक दिन मजाक में कहा था, 2 चीज़ सोचते थे पहले। एक, वो कितना एकेडमिकली ब्रिलियंट होगा। एग्जैक्टली। एंड वो कितना साइंटिफिकली या एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होगा। आज के दिन भी 2 ही चीज़ सोचते हैं। एक, उसका गवर्नमेंट में कितना जुगाड़ है या पता नहीं कितना पैसा दिया है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड द इम्प्रेशन अबाउट दीज हाई पोजीशन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। बट इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है सर। यस।
I will not deny that. I will not deny that the kind of बल्कि people. मैं ये कहूँगा एकेडमिशियन आप कितने भी अच्छे हों, अगर आज के दिन में पॉलिटिकल जुगाड़ नहीं है, पॉलिटिकल पैरवी नहीं है, Yes. तो बहुत दिक्कत आने वाली So है। this is what I'm saying. This is what I'm saying. So मुझे सिर्फ एक ये था कि जो लोग करते हैं वाइस चांसलर बनने के बाद, एज अ प्रोफेसर आई कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेशनली, इंटरनेशनली। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन सिस्टम था उसको पूरा डिजिटाइज किया मैंने कंप्लीट, एंड उससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी दूसरे काम की नहीं। आई वॉन्टेड टू सी कि क्या ऐसा है कि पॉलिटिकल बॉसेस आपको काम नहीं करने देते हैं, या आप जो हैं काम कर नहीं सकते। When I applied here, I applied couple of other places also, got shortlisted, ठीक है, नहीं हुआ। यहाँ जब शॉर्टलिस्ट हुआ, जब मेरा इंटरेक्शन होना था, आई वॉज ऑन ताइवान ऑन दैट डे। आई रीच ताइवान ऑन द सेम डे व्हेन आई रिसीव्ड अ कॉल अच्छा कि आपका इतने तारीख को इंटरेक्शन है। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, तो मैंने कहा कि मैं तो यहाँ हूँ, सो कैन आई गिव ऑनलाइन और टाइम कैन बी गिवन। आई वॉज गिवन टाइम एक्चुअली, एंड देन आई मेट ऑनरेबल गवर्नर साहब, and when our discussion took place 40-45 minutes, I knew at that time. And then I got the offer and I decided to join Kumaun University. Let me tell you one thing which nobody will believe. मुझे 1 साल 5 महीने हो गए, not a single phone call I received from anyone कि कोई ऐसा काम करे जिसके मैं uncomfortable हूँ। हमने कुमाऊं यूनिवर्सिटी नहीं, आदमी की एक इमेज भी बन जाती है ना, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, फोन भी उसी को करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हमारा प्रॉब्लम क्या है एकेडमिशियंस का? अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मेरे को अभी ये है कि इसके बाद मुझे क्या बनना है, अगर मेरा हुआ तो फिर मैं इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, फिर मैं अपने व्यक्तिगत बारे में सोचूं। राइट, मेरा जो अपना थॉट प्रोसेस है, मैं ओल्ड थॉट स्कूल का आदमी हूँ। मैं ये मानता हूँ प्रोफेसर से ऊपर दूसरी पोस्ट नहीं होती। नंबर 2, हमारा जो स्टेक होल्डर वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट मेरे बारे में क्या बोलता है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये जब सोच के मैं यहाँ पर आया, तो मैंने देखा यहाँ पर, जैसा आप कह रहे हैं कि इतने अच्छे टीचर थे वहाँ पर पढ़ाने वाले, आई इक्वल द सेम। जिन टीचर्स ने हमको पढ़ाया हमको आज भी याद है, बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर सिचुएशन हैज़ चेंज ड्रेस्टिकली। वो इतना ज़्यादा चेंज हुआ है कि बहुत दर्द होता है उसको देख। मतलब क्वालिटी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ, खत्म हो गया, खत्म हुआ, आई वुड से खत्म हो गया। अच्छी बात है, आप इसको एक्सेप्ट कर। नो मैं एक्सेप्ट नो, लेकिन हुआ क्या, यूनिवर्सिटीज़ को उसके रिसर्च से, उसके स्टूडेंट से जाना जाता है। आप बड़ी पोजीशंस में, आपका हमेशा बोलेंगे मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, एग्जैक्टली राइट, सो दैट इंफॉर्मेशन गोज, तो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बढ़ती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे प्रोफेसर्स ने उस तरीका काम करना बंद किया। उसके बहुत सारे रीजन, इट्स नॉट ओनली द प्रोफेसर्स, इकोसिस्टम पूरा। अगर टॉप में मैंने वो एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है, आप कैसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। हमने टॉप में एक ऐसे आदमी को बैठा दिया जिसको कुछ आता पता नहीं, तो नीचे तो अपने आप ही खराब हो गया। बट प्रोफेसर रावत, आप मुझे बताइए, थोड़ा सा आपको चौंकाया कि जब मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय आया तब भी इसका एक ही कैंपस होता था, आज मैं इतने सालों बाद लौट के आ रहा हूँ तब भी इसका एक ही कैंपस है। तो हम कह तो रहे हैं कि ये कुमाऊं का विश्वविद्यालय है, लेकिन कैंपस तो आज भी नैनीताल में ही है। तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, भीमताल, जो भी आसपास के एरिया, उनको जाना तो नैनीताल ही पड़ेगा अगर उनको ग्रेजुएशन करना है। तो आपको इस बात ने हैरान नहीं किया कि हमने 25 साल की जर्नी तय कर ली, हम एक बढ़िया कैंपस नहीं डेवलप कर पाए कुमाऊं विश्वविद्यालय का? लेट मी टेल यू वन थिंग, मतलब आई थिंक बहुत ही चीज़ें हैं हमारी जो बिल्कुल सेम दर्द है जिसको आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। That place was not good for university actually, Nainital. Why I say this? नैनीताल में आप जब घर बनाते हैं अपना, तो कम से कम 50 साल का तो सोचते हैं मेरे आने वाले बच्चों के लिए। ठीक बात। तो इसका मतलब जब घर बना रहे हैं आप, तो कम से कम अपनी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं कि उसके लिए इतना तो कम से कम एडुकेट है। जब हमने यूनिवर्सिटी बनाई, क्या हमने ये सोचा 50 साल बाद क्या सिचुएशन होगी? आप नैनीताल में एक्सपेंशन कहाँ करेंगे? नैनीताल में एक बिल्डिंग नहीं बना सकते। ठीक बात है। आपने जिस आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ा, वो आर्ट्स फैकल्टी आज भी वैसी ही है। हम वहाँ पर कोई चीज़ नहीं करते, ऊपर जा नहीं सकते हैं।
तो इतनी तो जगह भी नहीं है वहाँ पर आप नया जगह कंस्ट्रक्शन कर सकें। सो 1973 में जब यूनिवर्सिटी बनी थी, उस समय की ये सबसे बड़ी गलती थी। उस समय इसको जैसे भवाली में बोला जाता, भवाली में 400 एकड़ लैंड ऑफर हुई थी उसमें, बट फॉर सम रीजन पीपल थॉट नहीं कि नैनीताल इज द बेस्ट प्लेस। अब क्या हुआ कि हमारा जो अल्मोड़ा कैंपस था पहले, वो कट के सुबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी बन गया। सो नाउ वी हैव ओनली 2 कैंपसेस, सो कॉल्ड कैंपसेस। भीमताल में जिसे आप कह रहे हैं, वो 2 ही तो कोर्सेस होते हैं वहाँ पर। 3 और अब उसमें वो ऐसे है ना, जैसे हमारे यहाँ ना राजनीति में कुछ नेताओं को एडजस्ट करना होता है, उन्हें राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त दे देते हैं, तो भीमताल के कैंपस की कमोबेश स्थिति वैसी है। नो वहाँ भी क्या है, वहाँ भी प्रॉब्लम क्या है, फार्मेसी एंड मैनेजमेंट एक जगह में है, राइट। उसके बाद आधा किलोमीटर दूर आपका बायोटेक है, और सोनगांव में जमीन खरीदी है, वो 1.5-2 किलोमीटर है, वो ऊपर ही है। तो कैंपस कहाँ हुआ, वो कैंपस कहाँ हुआ। बट ये अपना HMT का इतना बड़ा एरिया Yes, हमारे I will- पास है। I will come to हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफी लैंड है, वहाँ हो सकता आई विल कम टू दैट। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया, दूसरा आपने शायद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक देखा नहीं देखा हमारा, मतलब वो तो अलग ही है बिल्कुल ऊपर जाके। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि हमारी सोच कैसी रही होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने एक बिल्डिंग है, वो हमारे एम्प्लॉयज़ का घर है, तो आप जैसे यूनिवर्सिटी के दरवाजे से बाहर निकाले, वहाँ कपड़े सूख रहे होते हैं। वर्ड ठीक, वो इम्प्रेशन क्या पड़ता है एग्जैक्टली। जब मैं यहाँ पर आया तो उस समय एक कॉन्सेप्ट आया था मेरू करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था एनईपी के तहत। उसमें यह था कि हर स्टेट से एक स्टेट यूनिवर्सिटी को मेरू का दर्जा देंगे और उसको 100 करोड़ देंगे, सो दैट वी अपलिफ्ट दिस रिसर्च कल्चर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। वी ऑल्सो अप्लाई थ्रू आउट द कंट्री, मैनी यूनिवर्सिटीज अप्लाई। तो 14 स्टेट से 26 यूनिवर्सिटीज़ को 100 करोड़ मेरू में मिला। वी आर वन ऑफ देम। अरे वाह। तो उस समय जब मैंने इसको ये किया, तो देन आई रिक्वेस्टेड ऑनरेबल सीएम, ये मैं ले आया हूँ, अब मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन कहाँ का, हमारे पास जगह नहीं। सो आई रिक्वेस्टेड कि आप हमको जो है पटवा डांगर में लैंड दे दीजिए। पटवा डांगर इज 10 किलोमीटर फ्रॉम देयर। अब फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा वो भी चल रहा था। दे एग्रीड एंड उसी बेस पर हमने प्रपोजल को कंसीव किया। सो अभी वो चल रहा है, हमारी बात चल रही है, तो अभी तक तो लैंड हमको मिली नहीं है। बट 100 करोड़ है हमारे पास है। यस वो रहेंगे हमारे पास। नहीं, उसमें एक कैच है। अच्छा, हमको पूरा प्रोजेक्ट मार्च 26 में खत्म करना है। वही मैं कह रहा हूँ ना, राइट। आपको यूसीज भी देने होंगे। अब आजकल हमारा मेरा जो सबसे बड़ा टेंशन है वो ये है कि ये अगर डिले हो गया तो मैं क्या करूँगा, राइट। मैं पैसा तो ले आया हूँ, और वो 100 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाना इतना ईजी काम नहीं होता। गॉट दैट। लैंड ट्रांसफर हो गई आपको? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वो अभी नहीं हुई। तो उसमें बट ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। सीएम साहब सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाएं, बोले 1 हफ्ते में करके दीजिए, ये हमें बनाना, बिकॉज फंड हमारे पास है। मेनली क्या होता है, फंड की प्रॉब्लम होती है। फंड है हमारे पास, लैंड ट्रांसफर होनी है बस। यस, सो दे हैव एग्रीड बट वी हैव नॉट गॉट येट। सो एज सून एज वी गेट दिस, एंड अनदर थिंग इज, जो हमारा डीएसबी कैंपस, वहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन पुरानी कुछ बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। हाँ, उसको नया कर, तो उनको नया करने का भी हमारा प्रपोजल है इसी के तहत। 6-7 नए हम सेंटर खोल रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स। यू टेक वन सिंपल नेम, वी हैव दैट इन कुमाऊं यूनिवर्सिटी। बिकॉज आपने ना प्रोफेसर रावत, आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात की, विच टॉक अबाउट स्किलिंग, मेनली स्किलिंग है, इनोवेशन है, रिसर्च है। हम अपना एक स्टैंडर्ड बनाए ना, ये सिर्फ डिग्री लेने के केंद्र ना बने कॉलेज। ये अल्टीमेटली अगर एक सामान्य भाषा में कहा जाए, अगर रमेश भट्ट वहाँ पढ़ाई कर रहा है तो उसको इतना विश्वास होना चाहिए कि पढ़ने के बाद मैं कहीं नौकरी पाऊँ और अपने परिवार को पाल लूँ। तो ये सोच, मैं लगता है एनईपी में मोरओवर ये सोच आई है। नेशनल नॉलेज कमीशन उससे पहले था, उसने भी कमोबेश इसी तरफ बात की। तो हम क्या इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमारा बच्चा जो वहाँ पर पढ़ रहा है, कल के दिन साहब उसको नौकरी मिलेगी? सर, यस, आई विल टच अपॉन दैट। तो जैसे मैंने बोला, तो जब चीज़ों को मैंने देखना शुरू किया, लॉट ऑफ फाइनेंशियल लीकेज हो गई। अरे वाह, ह्यूज लीकेज। तो ये तो उत्तराखंड के लिए नई बात कहाँ है सर? राइट। हाँ। सो मैं अपना ऑफिस व्हीकल को भी अगर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ, आई पे बाई चेक। ओके, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं बाई ट्रेन जाता हूँ, मैं ट्रेन से ही आता हूँ। वाइस चांसलर के घर में जो भी चीज़ फ्री थी सब बंद की। तो आपने अपने से ही शुरू किया? मैं अपने से। देन व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स एंड आई रियलाइज, ओह माय गॉड, इट्स काइंड ऑफ दलदल है।
We became the first university in the country to come up with the idea of open tender for question paper printing, जिसको कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग बोला था। कुमाऊं यूनिवर्सिटी जैसा छोटा एक यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ, उसके कंपेरिजन में कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन एग्जामिनेशन था, मैं 6.5 लाख स्टूडेंट के एग्जामिनेशन सिस्टम को देखता था। नो स्टूडेंट कैन टेल कि दे रोट टू मी एंड आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड देम बैक। सेम चीज़ मैं एज ए वाइस चांसलर यहाँ करता हूँ। मैं सरप्राइज विजिट में जाता हूँ, क्लास में बच्चों को अपना पर्सनल नंबर देता हूँ। ट्वीट में अगर मेरे से कोई कहता मेरा काम ये नहीं है, मैं कहता हूँ ये मेरा नंबर है, मुझे आप व्हाट्सअप करिए अपनी प्रॉब्लम। तो आई डू अप टू दैट लेवल। सो मैंने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग में 1 साल का 4 करोड़ बचाया, सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग। जैसे ही मुझे पता चला ये है, तो आई स्टॉप्ड ऑल दैट, प्लग्ड इन एवरीथिंग एंड वी केम अ गुड फाइनेंशियल सिस्टम कि हमारे पास इतना है। एंड लकीली यू वोंट बिलीव कि ये गवर्नमेंट में ऐसा हो सकता है। सो आई रोट कि हमको इतना फंड एडिशनल चाहिए। अगर आपको रिसर्च ठीक करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, स्टूडेंट को सपोर्ट करना, पैसा चाहिए उसके लिए। बट हमारे यहाँ तो पीनेट है। मैं हायर एजुकेशन का बजट देखता हूँ, वो तो ऐसा रहता है, थोड़ा बहुत दे दो भाई। यस, बट आई रोट वन सिंपल नोट शीट टू द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड टू माई सरप्राइज they approved my budget by increase of 67%. किसी भी प्लान्ड बजट में कभी भी इंक्रीज नहीं होता। बट वो एक्चुअली आपने कुछ आइडियाज दिए होंगे जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड गिविंग इंटरनल रिसोर्स फंडिंग टू द टीचर्स। आप शुरू करिएगा, पैसा मैं दे रहा हूँ आपको। जब आप टीचर्स को आप पैसा देंगे, वो कुछ काम करे, काम कौन करेगा? आपका स्टूडेंट करेगा, राइट? अभी आपका यूनियन बजट में 5,000 रुपीज़ पर मंथ का इंटर्नशिप का आया है, इस बार बजट में अनाउंस किया है क्या? एंड दैट इंटर्नशिप पॉलिसी आई स्टार्टेड लास्ट ईयर बिफोर द यूनियन बजट। सो एवरी डिपार्टमेंट 2 students are getting 5,000 rupees for internship if you go to good labs. Not only that, we started a program called lab and office intern, जिसमें आपको हफ्ते में 4 से 6 घंटे ऑफिस में या लैब में काम करना है। हम आपको 3,000 रुपये देंगे बच्चों को। वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड टैलेंट हंट, जिसका बजट मैंने 30 लाख रुपया रखा अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, जो पूरे कंट्री में कहीं नहीं है। काबिल व्यक्ति को तलाशो। जैसे आपने कहा ना कि आपको फर्स्ट प्राइज मिला था, सो आई एम नॉट ओनली सपोर्टिंग फाइनेंशियली, आप जाइए पैसा मैं दूंगा, एंड आई एम गिविंग कैश प्राइज। और सर एक्सपोजर भी बढ़ता है, आपके स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और एक्चुअली वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे स्टूडेंट को कर रहा है। मास्टर स्टूडेंट्स को कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ। नॉट ओनली दैट, मैं एक बार लाइब्रेरी में गया तो मैंने बच्चों से पूछा कि किस चीज़ की तैयारी कर, तो सर कि सर हम CDS की तैयारी। जैसे CDS कहा, मुझे अपने दिन याद आए कि हमारे दोस्त भी उसमें CDS की एग्जाम लिखते थे, बट प्रॉब्लम क्या है, SSB में फेल होते हैं। तो आई आस्क्ड देम कि व्हाट इज द टर्न अराउंड, SSB कितने बच्चे करते हैं? साल 2 साल में एक बच्चा। देन एंड देयर आई डिसाइडेड आई शुड गिव देम द कोचिंग फॉर SSB ट्रेनिंग। अब ढूंढूं कहाँ से? ओनली वन थिंग वॉज इन माई माइंड कि आई नीड सम आर्मी ऑफिसर्स जिनको इंडियन आर्म फोर्सेज में SSB कराने का एक्सपीरियंस। सो आई न्यू वन ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर बेस्ट। आई कॉल्ड हिम, सर मुझे इस तरह से 2 आदमी चाहिए। ही गिव मी 2। विद इन वीक्स टाइम आई अपॉइंटेड देम एज अ विजिटिंग प्रोफेसर टू माई कैंपस। नाउ 32 students are registered with that course. They are coming there, training our students. Then टैलेंट हंट प्रोग्राम हमने तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो पहाड़ी भूल गया ना सर। मैं जब शुरू में आई यहाँ भाषण दे 9th में, तो जब मैं 9th में पूछा कश था तुम, पिन ड्रॉप साइलेंस। पहाड़ी का कच्चा कभी पहाड़ी का एक प्रॉब्लम हुआ कि उत्तराखंड, चाहे गढ़ा दो चाहे पहाड़, 2 पहाड़ी मिल रहा हो हिंदी में बात करा, ये हमारे पास दिक्कत है। हमारे दिक्कत हम अपन नानतीनों के लिए नहीं समझो, हम नंदन। सो आप प्रधानमंत्री कनी तुम अपन भाषा, अपन बोली, अपन गाँव है, अपन कल्चर के जन छोड़ा के बेर, और हमारे ध्यान नहीं थे होते। तो मैंने क्या किया, नो योर रूट्स करके प्रोग्राम चलाया, तो जिसमें हम MCQ क्वेश्चन देते हैं बच्चों को, कल्चर हिस्ट्री उत्तराखंड के बारे में, और उसमें हम कैश प्राइज देते हैं। बच्चा एग्जाम क्यों लिखेगा उसके लिए? उसको सर्टिफिकेट चाहिए, उसको कैश प्राइज दिए, तो वो किया। देन आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। पहली बार ऐसा हुआ DSB का स्टॉल लगाया गया फील्ड में, नंदा देवी मेले की तरह,
अच्छा, वो परमिशन ली। दूसरा जो सबसे ख़राब चीज़ मेरे को लगा, हमारी यूनिवर्सिटी है कुमाऊं यूनिवर्सिटी, नैनीताल में है। नैनीताल में फुटफॉल कितना ज़्यादा है, ज़बरदस्त फुटफॉल है। यू नो, पूरे नैनीताल शहर में कुमाऊं यूनिवर्सिटी का नाम कहीं नहीं लिखा है। कहीं नहीं, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा काम है क्या? बहुत छोटा काम था, बट हम इतने छोटे काम को भी कंसीव नहीं कर पाए। वो भी प्रायोरिटीज, अगेन आपकी प्राथमिकताएं क्या है? आपकी प्राथमिकता। एक प्रोफेसर रावत, मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहता हूँ बिकॉज आपका अच्छा खासा एक्सपोजर है। जब हम GER की बात करते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अभी भी मैं देखता हूँ कि हम कैसे ज़्यादा बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बट मेरे नोटिस में ये आया है, जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट हुई है, स्टूडेंट की संख्या कम हुई है पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। ऐसा क्यों है? हमने तो ये सोच के किया कि साहब हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाएंगे, हमारा टारगेट है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को साहब इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना। बट मैं देख रहा हूँ कि हमारा एक्चुअल में जो स्टूडेंट का सब्जेक्ट के साथ है वो घट रहे हैं। ऐसा क्यों है? दैट्स अलार्मिंग क्वेश्चन, दैट्स रियली अलार्मिंग क्वेश्चन। तो ये चिंता नहीं है हमारी? बहुत बड़ी चिंता है, ये बहुत बड़ी चिंता है, नंबर 1। नंबर 2, रीज़न क्या है मेरे भी समझ में नहीं आया। कोविड के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है, एंड उसके बाद जो आप ये कह रहे हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, अभी वहाँ विजिबल नहीं है। बट छोटे यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, हम इस बारे में किसी भी फोरम में बात नहीं कर रहे। रीजन एनईप है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ख़त्म होने हैं। लेट मी बी वेरी ब्लंट ऑन दिस। केमिस्ट्री जैसे है, विदेशों में भी यही नहीं, विदेशों में बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, पुराने डिपार्टमेंट्स बंद। यूके की बहुत फेमस डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का बंद हुआ। हिंदुस्तान केमिस्ट्री के बारे में जाना जाता है। जितने भी आपकी फार्मा इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, नोबेल पीस भी देख लीजिए, तो ये हमारा बिग कंट्रीब्यूशन है उसमें। इसमें क्या हुआ है कि एक बच्चे को लिबर्टी है कि वो क्या पढ़ना चाहता है। आजकल बच्चों का साइकोलॉजी है जिसमें मेहनत पड़ती है, उसको करने की जरूरत नहीं। तो साइंस सब्जेक्ट में, कुछ कुछ सब्जेक्ट में इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। बट अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे यहाँ कॉमर्स है, राइट। कॉमर्स में हमने 2 प्रोग्राम चलाते, बीकॉम ऑनर्स की। एक सेल्फ फाइनेंस है, एक हमारा रेगुलर है। सेल्फ फाइनेंस में हमारा इनरोलमेंट ड्रॉप हो गया, सेम डिपार्टमेंट। एंड जो हमारा जो रेगुलर कोर्स है उसमें ड्रॉप हुआ। जो सेल्फ फाइनेंस है उसमें एडमिशन एक्सेस हुआ। नाउ दिस साइकोलॉजी आई कांट अंडरस्टैंड। टीचर सेम है, वो तो सेम है, वो वही बिल्डिंग है, कुछ चेंज नहीं है उसमें, सब कुछ सेम है। ये क्यों हुआ? What the point what you raised, we need to think about it, number 1. Number 2, we need to have an analysis on it कि why this is happening. कहीं ऐसा तो नहीं एनईपी भी लागू हुआ है, उसी के साथ ऑनलाइन सिस्टम भी आया। हम चाहे कितने भी लिटरेट अपने आप को बोले, मैं अपनी बिटिया का फॉर्म भर रहा था क्लैट के लिए, took me about 1 hour to me. Think about it. जब मैं पढ़ता नहीं था, मेरे घर में कोई नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके चक्कर में कुछ गड़बड़ हो रही है। सो आई एम थिंकिंग नाउ टू गिव अ प्रोजेक्ट टू सोशल साइंस प्रोफेसर्स कि आप इसका अध्ययन करिए, कि आप अध्ययन करिए, कंक्लूजन निकालिए कि क्या रीजन है। मैं तो और सरप्राइज था प्रोफेसर रावत की, मुझे ठीक करिएगा अगर मैं गलत हूँ, 2013-14 के बाद कोई वहाँ पर रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई है। मतलब सीरियस शॉर्टेज ऑफ प्रोफेसर्स वहाँ पर है डिफरेंट सब्जेक्ट में। जो हमारे पास मैन पावर है उसकी बहुत शॉर्टेज है। तो जब हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, क्वालिटी फैकल्टी नहीं है, 2013-14 के बाद नई फैकल्टी आई नहीं है, तो साहब जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, जो विश्वविद्यालय का इकबाल होना चाहिए, वो तो लगातार कमज़ोर होगा ही होगा। और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपकी ऐसी फ्लरिश कर रही है और लोगों की इकोनॉमिक स्थिति भी मजबूत हो रही है, तो वो प्राइवेट की तरफ अपने अच्छी रिसर्च की है कि दैट्स करेक्ट। एंड जो डाउनफॉल है वो एक ये रीजन है। हाँ। हमने एक समय अपॉइंट किए, उसके बाद हम भूल गए कि अपॉइंटमेंट भी करना है। नाउ मेरे ख्याल में 12 साल के आसपास हो गया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई। कौन पढ़ा रहे हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। कॉन्ट्रेक्चुअल को हम कितना पैसा देते हैं? ठीक बात है, 35,000 रुपये। आप मुझे एक बात बताओ, अब आप देखिए ना, हम कहते हैं समान काम समान वेतन,
उसके दिमाग में तो ये चलता ही होगा ना। नहीं, आप ये भी देखिए 35,000 में कौन आएगा। मैंने जब प्रोफेसर लेवल का आदमी 35,000 रुपए में आप रख रहे हैं, मतलब तो इसका मतलब है साहब। नहीं, इसका मतलब ये हुआ वो आएंगे बेचारे जिनको कहीं नहीं मिल रहा, फिर यही तो हुआ। बिल्कुल। जब मैं शुरू में आया था तो एक ये भी होता है, कोई इतने साल से पढ़ा रहा है, इतने साल से पढ़ा, एवरीथिंग हैपेंस। मेरा टेक दूसरा है एक्चुअली। मेरा टेक ये है, इंस्टीट्यूशन ग्रो करने का मैकेनिज्म बता दीजिए, बिल्डिंग से नहीं होती। इंस्टीट्यूशन को ग्रो करना तो दो चीज़ें चाहिए, एक क्वालिटी मैन, ह्यूमन रिसोर्स, बिल्कुल। दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट को मैं दूसरे में रखता हूँ। मुझे लगता है कि धुन की ज़्यादा ज़रूरत है, धन की कम होती है। अगर आपको धुन होगी ना तो आप कर धन भी आ ही जाएगा, रास्ता निकल आएगा। देयर आर वेज। आप धुन से 100 करोड़ ले आए ना, दिस व्हाट आई एम सेइंग ना, दिस व्हाट आई एम सेइंग, आप ये कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए साइड ठीक नहीं होगा, largely our regulatory bodies are also responsible for the quality downfall. आप सुनते होंगे कि रिसर्च पेपर अच्छे नहीं निकलते, पता चला एक गली में कि कोई छापता है, राइट, उसको लेकर के आप प्रमोशन ले लेते हैं, उसको लेकर के आप अपॉइंटमेंट करते हैं। आई रोट दिस टू यूजीसी ऑल्सो। आपने जिस तरीके से गाइडलाइंस बना दी, फर्जी पीएचडी डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं, खूब ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जो अपॉइंटमेंट का हमारा एक क्राइटेरिया है, हाँ। स्क्रीनिंग का, पीएचडी के 30 नंबर है उसमें, ठीक है। पीएचडी 30 नंबर, देहरादून, हल्द्वानी, प्राइवेट कोई भी कॉलेज ले लो, वहाँ से हो या हार्वर्ड एंड एमआईटी से हो, दोनों को 30 नंबर मिलेंगे। नाउ यू टेल मी, इफ यू आर गिविंग 30 मार्क्स फॉर बोथ ऑफ दीज टू, व्हाट क्वालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। हमारे जो रेगुलेशन बने, वो रेगुलेशन में इतना ज़्यादा गड़बड़ कर दी गई। हमारे पास हर इस कंट्री में हर तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है इसके लिए। एसओपी बनाई गई है, यूजीसी ने बनाई, यूजीसी ने बनाई। यूजीसी ने कहा कि 30 नंबर मिलेंगे जो तुम आपको पीएचडी के, अगर आप यहाँ के पीएचडी वहाँ के पीएचडी, दोनों को 30 दे दिया। अब कहाँ से आएंगे आपके पास? आप कह रहे यार्ड स्टिक चेंज होना चाहिए। ऑब्वियस है, हमारे इस कंट्री में हर मॉडल है। आईआईटी का मॉडल है, आईसर का मॉडल है, यूनिवर्सिटी का मॉडल है। आईआईटीज एंड आईसर्स आर डूइंग मच मच बेटर। अभी तो आईसर्स इतना अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास रिसर्च कर रहे हैं। वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हमारा फोकस ही है ना। हमारा फोकस। अब आप, मैं अपने रिसर्च की बात की, मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूँ, जीईआरडी की जो आप कह रहे हैं, अनुसंधान में हम कितना खर्च कर रहे हैं, मैं इंडिया बेसिस पे बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की तो फिर बात ही ना करो। वो कहते हैं 0.64% ऑफ जीडीपी इंडिया, चाइना 2.41%, अमेरिका 3.47% और ग्लोबल का एवरेज 1.79% है। और मैं देख रहा था इजराइल का तो 5.7% है, और इसीलिए वो तकनीक के दम पे आज पूरी दुनिया में उसका दबदबा है। तो इसका मतलब रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके राइज में है, तो हमने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब जाके मुझे लगता है कि 12 5 प्लान के बाद और अब जो है नीति आयोग वगैरह मिलके साहब नहीं, रिसर्च में हम कुछ करेंगे। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। फिर स्टेट तो खैर पूछिए मत, स्टेट की तो अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाती, तो वो कहाँ से रिसर्च और इनोवेशन पे खर्च करेंगे। बट अभी क्या हुआ, आज हमारी मीटिंग थी तो आई सेड दिस एक्चुअली कि मुझे नहीं लगा कहीं पे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कुछ है। हमने जब इंटर्नशिप इंटरनल फंडिंग शुरू की, एट दैट टाइम सलेश भगोली जी वॉज दी हायर एजुकेशन सेक्रेटरी। तो आई टोल्ड हिम दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। एंड उसमें मैंने शुरू में पैसा मांगा कि मुझे आप इतना पैसा दीजिए, मुझे ये करना है। तो क्योंकि मिडिल ऑफ फाइनेंशियल ईयर था, ही सेड कि नेक्स्ट ईयर, बाय दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं इतनी सेविंग से ये काम कर सकता हूँ। देन उत्तराखंड गवर्नमेंट आई थिंक इज द ओनली गवर्नमेंट हु इज गिविंग द रिसर्च फंडिंग टू द फैकल्टी मेंबर्स नाउ। लास्ट ईयर से शुरू किया, लास्ट ईयर से शुरू किया। बट प्रॉब्लम है क्वालिटी मैन पावर। जब तक आप क्वालिटी नहीं लाओगे, पैसा पंप करके काम नहीं होगा। मुझे आता ही नहीं है कुछ, मुझे कितना पैसा तो मैं क्या करूँगा उसका? उसके लिए आपको उस तरह की मैन पावर चाहिए। सो अभी हम लोग जो है, हमारा जो फर्स्ट फोकस है वो है कि हम अच्छे अपॉइंटमेंट करें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। वो जैसे ही प्रोसेस शुरू कर रहे थे, हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लिखा के लिए आए, या हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया,
उन्होंने कहा कि 2020 में जब यूनिवर्सिटी बाइफरकेट हुई थी, आपने उस समय लोगों को ऑप्शन नहीं पूछा कि इसको कहाँ जाना है, सो इट्स अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, तो यू हैव टू गिव द ऑप्शन टू देम. नाउ आई एम अगेन बैक टू स्क्वायर, राइट. और मेरे पास 3 साल है, 1.5 साल में ख़त्म कर चुका हूँ वैसे ही. सो these kind of problems sometimes when the government does not have any control on that also. ऑब्वियसली अब कोर्ट कर रहा है. अब हो भी क्या, अब प्रोफेसर भी, मुझे सो सॉरी टू से, वो बड़े बाबू बन के घूम रहे हैं. उनके पास अपनी पढ़ाने के अलावा और सारे बड़े काम काज हैं साहब. कईयों को तो मैं सुनता हूँ कि बड़े बड़े 2-2, 3-3 नोडल बनाए गए हैं वो, तो वो ऐसे ही पगलाए घूमते रहते हैं. तो सवाल इस बात का है कि हमें ये तय करना होगा कि साहब जो हमारी मैन पावर है वो केवल हमें फोकस करनी है, क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए. बाकी कामों के लिए आप दूसरा ह्यूमन रिसोर्स रखिए ना. अब मैं कई प्रोफेसर से बात करता हूँ, उनका असली दुख यही होता है, असली दर्द ही होता है. बोले अब पढ़ाना तो छोड़ो, ये अलग काम. और सच में अच्छा, उनके वीसी साहब भी यहाँ मंत्री जी को आके कहते हैं, अरे साहब आप चिंता मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं, मैं सब मैनेज कर लूँगा, ये मेरी खूबी है. वो ये नहीं सोचते कि फला आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी पढ़ाई से. मैं गलत कह रहा हूँ तो सर आप बताइए. एक्चुअली मैं यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेटा ड्रिवन सोसाइटी हो गई. ओके, आपको एक्रेडिटेशन भी कराना है, आपको ये भी कराना है, आपको वो भी कराना है. वो सब करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए. मैं क्या बताऊँ आपको सब कुछ डिजिटाइज करना है, बट जो स्टाफ है उसको कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं पता. नो व्हाट टू डू. तो समय के साथ उसको भी आपको स्किल करना होगा, उसको भी ट्रेन करना होगा. राइट, दिस इज़ वन. अनदर वन इज़ 40 साल के बाद तो हमारे लोग वैसे ही वो हो जाते हैं. हमको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, मैं इनको बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि किसी भी इंसान के उसमें जो बिगेस्ट वर्शिप प्लेसेस होते हैं वो 2 होते हैं. एक जो स्थान आपको एजुकेशन देता है, ठीक बात, और जो आपको रोटी देता है. सर मैं तो एजुकेशन को सबसे बड़ा टूल मानता हूँ. राइट, क्योंकि वहीं से सब कुछ चेंज होता है. अनफॉर्चुनेट पार्ट है जो सोसाइटी में ये हुआ, ये सेकेंडरी हो गया सब. हम नौकरी करते हैं, एजुकेशन नौकरी नहीं है, ये पैशन है. ये पैशन है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज होल्डिंग 5 ऑफिसेज, full-fledged offices simultaneously. I never missed my single class. मेरी रिसर्च प्रोडक्टिविटी में कभी कमी नहीं है. आज भी मेरे से कोई कहता है कि छुट्टी चाहिए, मुझे अजीब लगा, छुट्टी नहीं चाहिए, हम छुट्टी नहीं लेते. और यहाँ वो समर वैकेशन में इतने दिन लेने ही लेने, काटना है. यस, दैट्स वन प्रॉब्लम कि हम फैकल्टीज को करना पड़ता है. बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या हो गया एक्चुअली में, हैंडफुल पीपल आर देयर. द प्रॉब्लम इज मोर बिकॉज ऑफ दिस. रेस्ट ऑफ द पीपल ईदर यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द, तो वो क्लास ही ले जाए. अब एज अ वाइस चांसलर मैं फेमस हूँ सरप्राइज विजिट करने के लिए. मैं कभी किसी को बता के नहीं जाता, बता के जाऊंगा उसका फायदा. अपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से मिलेंगे, कोई ना कोई तो पता करके बता ही देगा साहब आ रहे हैं. तो एक्चुअली मैं यस, आई विल टेल यू, आने से 10-15 मिनट का तो टाइम लगता है. आई विल टेल यू वन थिंग. भीमताल छापा मारने के लिए मैं दिल्ली से डायरेक्ट आया, क्योंकि मैं भीमताल को अगर वहाँ से निकलूंगा तो पता लग जाएगा. राइट, सो आई डिड दैट ऑल्सो. बट कहने का मतलब ये है, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान में होनी चाहिए कि मुझे 3 लाख रुपया गवर्नमेंट इंडिया दे रही. आंख बंद करके सोचें, अगर मेरे पास जॉब नहीं होती, क्या मैं दूसरी जगह जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कोई जॉब देगा? क्या मैं उस लायक हूँ? तो कम से कम ज़्यादा काम कुछ नहीं है, 10 से 4 बजे तक की बैठ जाओ. जब हम उतना भी टाइम इंस्टीट्यूशन को नहीं दे रहे, नुकसान किसका है? सो बट अब तो टेक्नोलॉजी है सर, हम इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर सकते. वी आर डूइंग दैट नाउ. आई एम कमिंग टू दैट नाउ बिकॉज देयर आर 2 थिंग्स एक्चुअली. फर्स्ट, यू ट्राई टू एजुकेट पीपल. मैं क्लास लेता हूँ एक्चुअली. एज अ वाइस चांसलर आई गो टू द क्लासरूम, आई टीच टू द. मैंने देखा आपका यूट्यूब में आपने कुछ वीडियोस डाले. राइट, आई डू दैट. व्हाई? आई डोंट क्लेम दैट आई एम अ वंडरफुल टीचर. आई हैव अ पैशन. Number 1. Number 2, I want to show everybody how serious I am on this front.
पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बी द चेंज आप देख के सीखिए ना, बिल्कुल आप देख के सीखिए। बट उसके बाद भी अभी कॉन्वोकेशन हुआ, कुछ टीचर कॉन्वोकेशन के दिन भी नहीं आए, वो छुट्टी मान ली कि छुट्टी हो गई, या मजे करो घर में बैठ। नाउ व्हेन थिंग्स डजंट इम्प्रूव आफ्टर डूइंग ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वी हैव टू गो टू द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वेज ऑफ डूइंग। आप ये लगाइए, वो लगाइए, भाई बैठो। सो दिस व्हाट वी विल डू नाउ। एक और मुझे लगता है कि ये डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि प्रोफेसर साहब तो बड़े काबिल होते हैं, नेचुरली हम ये मान के चलते हैं कि भाई बड़े विद्वत आदमी हैं। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ उनके बच्चों को उनका सानिध्य क्यों नहीं मिलता। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई मुझे ऐसा प्रोफेसर नहीं मिलता जो ये कहे कि मेरा बच्चा इसी कॉलेज में पढ़ रहा है या इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ज़्यादातर लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ओर खींचे चले आते हैं। ऐसा क्यों है सर? मतलब मुझे लगता है कि कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, इनकी अपनी एक साख है साहब। मतलब मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ से किया। मुझे कोई हर्ष नहीं है इस बात को कहने में। हम देश दुनिया के जिस भी मंच में खड़े हुए हमने हमेशा कहा, लेकिन फिर वो प्रोफेसर अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ क्यों बोलते हैं? क्या वो ये विश्वास नहीं कर पाते कि यहाँ पर इतना अच्छा पढ़ाई नहीं होती, मेरा बच्चा कॉम्पिटिटिव नहीं हो बन पाएगा यहाँ से? ऐसा क्यों है सर? जब मैं एक छोटा सा एक और चीज़ ऐड करूँ प्लीज बिफोर दिस, फर्स्ट टाइम इन कुमाऊं यूनिवर्सिटी वी आर प्रोवाइडिंग द ई-बुक्स टू कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पहला इनिशिएटिव है पूरे स्टेट में। यूनिवर्सिटी विल परचेज द ई-बुक्स एंड ई-बुक्स कैन बी डाउनलोडेड बाय द गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो। यस, जो आपने, वही मैं कह रहा हूँ, सिमिलरिटी बहुत है एक्चुअली में। दर्द जो है आपका और मेरा वो सेम है। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे अपने बच्चे पढ़ते हैं। क्या हमने कभी इसको सोचा कि हम इसको अपनी मेहनत से उस लेवल तक ले जाएं जहां मुझे फ़ख्र हो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं? जब मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब है ना कि ये जहां मैं जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं वो उस स्टेज तक नहीं है जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है। एज ए फैकल्टी मेंबर मैंने क्या किया उसके लिए? दैट्स करेक्ट। वेल 10+2 तक की, अभी तो खैर अब चेंज हो गया ज़माना। पहले 10+2 तक की जो एजुकेशन थी तो दैट वाज द बेस्ट इन नैनीताल। बाहर से बच्चे आते थे। उसके बाद वो देहरादून और नैनीताल तो एजुकेशन हब रहे हैं। एंड पहले के ज़माने में जो टीचिंग क्वालिटी थी दैट वाज, आपको शायद पता नहीं होगा, जो DSB कैंपस है यानी ज्ञानपुर कॉलेज, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के समय में, इन दो कॉलेजेस के टीचर्स का जो पे था दैट वाज हायर देन ऑल अदर यूनिवर्सिटी टीचर्स, बिकॉज उनका स्टैंडर्ड था, क्वालिटी टीचिंग क्वालिटी थी। धीरे 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 करके हमने उसको ख़त्म कर दिया, जबकि बढ़ते रहना चाहिए था, जबकि उसको हमको अपलिफ्ट करना चाहिए था। तो ये इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक पॉलिसी मेकर्स की गलती रही, हमने शायद टॉप में राइट काइंड ऑफ लोगों को नहीं भेजा जो आपकी फैकल्टी को बार बार मोटिवेट करे, ड्राइव करे काम करने के लिए। अब वो गैप इतना ज़्यादा आ गया, अब उनको लिफ्ट करने में आपको जो है सालों लग जाएंगे। तो ये उसे कहते हैं ना, बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब। अब वो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होता है पॉलिटिकल सर्कल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये छात्र राजनीति को लेके प्रोफेसर रावत आपका क्या सोचना है कि होनी चाहिए कॉलेजेस में पॉलिटिक्स होनी चाहिए? आई हैव टू आंसर्स फॉर दिस। जब आपका सिस्टमेटिक फेलियर होता है सिस्टम में, तभी ये लोग आगे आते हैं बच्चे जो है। लेकिन जिस तरह का कल्चर डेवलप कर दिया हमने, वो कल्चर ये हो गया, जब शुरू में आया था वो जो वाइस चांसलर का कॉरिडोर है, बच्चे वहाँ आकर के बैठते थे। आई टॉक टू देम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आई विल कम टू टॉक टू यू। तो व्हाट आई डिड एक्चुअली, तुम मेरे पास आने से मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मैं हफ्ते में एक दिन क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं कैंपस जा रहा हूँ, मैं क्लासरूम में जाता हूँ। लेकिन जो यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो नेतागिरी है वो 4 या 5% बच्चा होता है, वो पूरे सिस्टम को ड्राइव कर रहा है। इट्स नॉट अ कंस्ट्रक्टिव वन। तुम्हारा काम नहीं हुआ तो बात समझ में आती है, राइट? आपने सालों तक उनको डिग्री नहीं दी, आपने उनकी मार्कशीट नहीं दी, आप टाइम पर एग्ज़ाम नहीं किए। मैं जब 30 साल पहले यहाँ से गया था, मेरा रिजल्ट मिड सितंबर में आया था, मिड सितंबर। तब तक तो सब जगह एडमिशन हो जाते हैं। तो इसका मतलब मुझे 1 साल बर्बाद करके ही एडमिशन लेना है।
30 साल बाद जब मैं आया तो मैंने एग्ज़ाम फाइनल ईयर किए सितंबर अक्टूबर में कराए थे 2023 में। तो मैंने उसको बोला हमने ये तरक्की की है, हम बोलते बहुत कुछ हैं लेकिन हमारी तरक्की है, आप मुझे ये बताइए इतने 30 सालों में हमने कितने जनरेशन का भविष्य खराब कर दिया। इससे बड़ा क्राइम कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है। आई एम ऑफ अ फर्म बिलीवर, नंबर वन, the university administration must be very sensitive towards the students' right cause. At the same time, देश तो सर पॉलिटिकल सिस्टम से ही चलता है ना। say universities, I don't think universities should be the grooming ground for the politics. मतलब आप निजी तौर पे आप ये सोचते हैं? Yes. पर मैं आपको एक दो, जैसे हमारे भीमताल के विधायक है राम सिंह खेड़ा, वो यूनिवर्सिटी से निकले। अभी जो कांग्रेस ने जिनको मेयर का टिकट दिया है मिस्टर ललित जोशी, वो विश्वविद्यालय से निकले। हमारे अरुण जेटली साहब ये आप डूसू के ले लीजिए ना, आप तो वहाँ तो ज्यादा अजय माकन थे। हाँ, बट आई फील कि उसमें हो क्या रहा है क्यों ना। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं आप पर्सनल ग्रजेस से था कि इसलिए आपने इलेक्शन नहीं करवाया इस बार, या गवर्नमेंट नहीं कराना चाहती थी? नो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस फ्रंट, जो एकेडमिक कैलेंडर था वो मैंने बनाया लास्ट ईयर पूरे स्टेट के लिए। लास्ट ईयर हमने, जो मैंने बताया ना आपको, सितंबर अक्टूबर में हमने एग्ज़ाम कराए सेकंड सेमेस्टर, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम कराया, उसके बाद फोर्थ कराया और रिजल्ट 30 जून को निकाल दिए। 30 साल बाद पहली बार जून में रिजल्ट निकला। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप वो डेज काउंट करें, डेज तो हमारे पास थर्ड सेमेस्टर का जो था 65 डेज के आसपास टीचिंग हुआ और फोर्थ सेमेस्टर का 55। कहीं हल्ला हुआ? नहीं हुआ। क्यों? जब ये डिसाइड किया, उसी समय ये डिसाइड किया इतना % सिलेबस भी कट होगा, बिकॉज स्टूडेंट कैन नॉट बी एट disadvantaged पोजिशन। व्हेन वी डिड दैट, then the election was, if you look at 4-5 years story, because मैं तो बाहर से आया हूँ यहाँ, the date was being given by the government all the time. This year the date was not given. Obviously गवर्नमेंट ही नहीं चाहती थी करना। Right. अगर आप करना चाहते हैं, हमें उससे कोई वो नहीं। But yes, this is what I feel. Many of the universities do not have the student election. Many, I can name many central universities also. आप व्यक्तिगत तौर पे इस विचार के हैं कि जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय जो भी हैं, इनको छात्र राजनीति से दूर रखें? अगर छात्र राजनीति हो तो उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। हमारे उसमें क्या, लिंगदो कमेटी में ये है, लिंगदो कमेटी ने कैसे चुनाव कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। बट इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी लुक एट इट, तो यहाँ तो नेताजी जाके बैठ जाते हैं, उनकी इमेज का सवाल हो जाता है, अपने लोगों को जिताना है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, या तो आप पॉलिटिकल एफिलिएशन खत्म करिए, तब दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल एफिलिएशन करते हैं, अगर आपका पूरा, बच्चों को, मुझे बुरा ये लगता है, हम जितने भी बच्चे हैं करीब घरों से ही तो आते हैं, उनका आप टाइम साइकिल देखिए, क्लासेस में नहीं जाते, इसी में लगे रहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि ये विधायक बने, आप इतने सालों में, मैं 2030 से 1993 से देख रहा हूँ, कितने बच्चे निकले। बाकी जो नेता बने थे, बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को जाने, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, इधर को आ गए, पॉलिटिक्स में कुछ हुआ नहीं, करियर खराब हो गया। तो आई थिंक स्टूडेंट नीड टू थिंक अबाउट द कैरियर फर्स्ट, एंड कैरियर नेतागिरी में है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ओके, प्रोफेसर रावत, अगर आप उत्तराखंड के, मान लीजिए, आई एम आस्किंग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन टू यू, अगर आप उत्तराखंड के हायर एजुकेशन मिनिस्टर हों तो आपको 3 रिफॉर्म करने हैं, आप क्या 3 रिफॉर्म करेंगे? सी, द फर्स्ट वन इज द क्वालिटी अपॉइंटमेंट। जब तक हम उसको टारगेट नहीं करेंगे, हम कुछ अचीव नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, वी नीड टू हैव गुड रिसर्च लेबोरेटरीज, बहुत ख़राब हालत में। नंबर 3, जनरस फंडिंग फॉर रिसर्च एंड स्टूडेंट कॉज के लिए। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो इनरोलमेंट कम हो रहा है बच्चों का जो इंटरेस्ट इनके प्रति कम हो रहा है, क्या रीज़न है? अभी मैं बताता हूँ आपको। मैंने अपने यहाँ 20 ऑनररी प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर अपॉइंट किए, 20, एंड उन्होंने 6 पद्मा अवार्ड दिए। विदेशों के लोग हैं,
इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी हमारे कंट्री की सबसे बड़ी एकेडमी है। बिल्कुल। उसके प्रेसिडेंट जो हैं हमारे यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर है। प्रोफेसर पी बलराम जो एक्स डायरेक्टर हैं आईसी बंगाल को, मेरे यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर है। कोई बनता नहीं है। ये आपके ताल्लुकात से आपने बात की। प्लीज हेल्प माय यूनिवर्सिटी। देन एट द तो सेम वो जो आपने कहा ना इकोसिस्टम, देन मैं क्या किया एक्चुअली में 2-3 चीज़ें और की। एक जो नैनीताल की लेक है उसमें स्नो ट्रॉट हमारी नेटिव फिश हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई, एक्सीडेंट हो गई लेक से। तो एक बार मैं अनूप लाल साजी हैं उनसे बात कर रहा था कहीं पर किसी उसमें, तो मैंने कहा फिश जहाँ पड़ते थे फिश नहीं दिखती थी, अब तो फिश ही फिश है। तो ही टोल्ड मी अबाउट दिस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस पे शोध किया जाए, ये इकोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो व्हाट वी कंट्रीब्यूटेड। देन स्टार्टेड, मैं तो केमिस्ट्री का आदमी हूँ, स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। आई केम टू आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बायोफ्लॉक फिश टेक्नोलॉजी सेंटर। बायोफ्लॉक फिश टेक्नोलॉजी सेंटर जो होता है वो रिसाइकलिंग मैकेनिज्म में काम करता है। तो अब हमने उसको वहाँ कैंपस में इस्टेब्लिश कर दिया, जूलॉजी डिपार्टमेंट में। हम स्नो ट्रॉट को रीजनरेट कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, 100 बच्चे उसमें ट्रेनिंग ले चुके हैं अभी तक, 100, एंड स्टूडेंट लाइकिंग दैट। देन एक बार मैंने वर्कशॉप कराया हर्बल सोप मेकिंग का। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी को बुलाया, आइए सिखाओ मेरे बच्चों को। हमने ज़्यादा प्रचार नहीं किया उसका, उसमें 150 बच्चे आ गए। तो मुझे लग रहा है कि हमारे पिथौरागढ़ में महिलाएं चूरे से बड़े अच्छे सोप बना रही है प्रोफेसर। yes, बहुत अच्छा। यस तो ये चीज़ें जो हैं हमको करिकुलम का पार्ट बनाना पड़ेगा और इसी तरह के कोर्सेज को लाने पड़ेंगे, तब जाकर के बच्चों का कुछ थोड़ा उनको भी लगे ना मेरा फ्यूचर कम से कम ये काम आ गया तो मैं कल के दिन कुछ कर सकता हूँ। एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड होगा। अब मैं आपके शोध पे आता हूँ। एक तो आपको बहुत बधाई कि आप वो शख्स हैं जिसकी वजह से हर उत्तराखंडी को एक गौरव का पल मिला है, खासकर पार्किंसन बीमारी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड है। मैं चाहता हूँ बहुत संक्षेप में आप समझाएं ये बीमारी है क्या और किस तरह से आपका शोध का काम चला, बिकॉज मुझे पता लगा कि उसका एनिमल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं और ये कब तक ये मार्केट में आ जाएगा प्लीज़। एक्चुअली आई स्टार्टेड दिस वर्क इन 2012 में आपने शुरू। हम मलेरिया में काम करते थे एंड उसमें हमने एक शोध पत्र प्रकाशित किया था। तो मैकलिन हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर है, तो ही कॉन्टेक्टेड कि ही वांट्स टू स्टडी दीज मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट पार्किंसन डिजीज। सो आई एग्रीड। देन आवर कोलैबोरेशन स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड जो पार्किंसन है वो एज रिलेटेड डिजीज़ है और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। तो हमारे जो ब्रेन है उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है सब्सटेंशिया निग्रा, यहाँ उसमें डोपामिन का सिक्रेशन होता है। अच्छा। तो हम बात कर रहे हैं डोपामिन मीन्स द मॉलिक्यूल विच मेक्स यू हैप्पी, राइट, वो हमारे ब्रेन में होता है। और हमारे जो ब्रेन है उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 86 बिलियन। उसमें से एक डोपामिन न्यूरॉन है। उस डोपामिन न्यूरॉन का काम है डोपामिन को सिक्रीट करते रहना। अगर सिक्रेशन हो रहा है तो आप ठीक, जिस दिन वो सिक्रेशन कम हुआ या बंद हुआ तो आपको पार्किंसन हो जाएगा। आपके हाथ पैर काम करने बंद करेंगे, कंपन हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद वो जब बढ़ता है तो रिजिडिटी पूरी बॉडी में आ जाती है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप खाना भी नहीं खा सकते, लाइलाज थी, लाइलाज, और उसकी कोई दवा नहीं, कोई भी दवा नहीं। एंड वर्ल्ड ओवर सभी लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। देन MJ फॉक्स फाउंडेशन करके एक सोसाइटी है अमेरिका में जो पार्किंसन को रिसर्च फंड देती है। सो आई ऑल्सो गॉट अ फंड इन 2014 ऑन दैट। देन करते 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 हमको 2020-21 में हमने एनिमल मॉडल्स पे काम करना शुरू किया। अच्छा। माइस पे। तो उसमें कुछ नहीं, माइस को आपको पहले पार्किंसन कर देना। तो पार्किंसन कैसे करना वो भी पता है हमको। एक मॉलिक्यूल है उसको इंजेक्ट कर दीजिए, उसको पार्किंसन हो गया। नाउ वी स्टार्टेड टेस्टिंग आवर कंपाउंड कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने ये पाया कि वो जो था उसका क्योर हुआ। एंड पार्किंसन को आप क्योर नहीं कर सकते, उसको मैनेज कर सकते हैं। एल-डोपा करके एक मॉलिक्यूल है, उसको देते हैं, उससे मैनेज होता है। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो भी ख़त्म हो जाए। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून का भी आप क्योर नहीं कर सकते, मैनेज होता है। मैनेज जितने दिन होगा उतने दिन होगा, उसके बाद लेकिन एक बार ये मेडिसिन आ जाएगी, yes, फिर वो क्योर होगा। सो नाउ द ड्रग डेवलपमेंट बहुत कॉस्टली है। एक ड्रग को मार्केट में लाने में $450 मिलियन खर्च होता है, एवरेज कॉस्ट। 16 से 18 साल लग जाते हैं।
वी आर लकी इन दैट सेंस। तो जब इसको हमने ये किया तो इस रिजल्ट को हमने नेचर कम्युनिकेशन में 2023 में पब्लिश किया। बड़ी क्रेडिबल है जी। ओके, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 साल की और पहला नेचर कम्युनिकेशन था हमारा वहाँ से। देन उसी समय ये डिसाइड किया कि इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए इंडस्ट्री को, क्योंकि एक स्टेज के बाद एकेडमिक इंस्टीट्यूट कैन नॉट डू एनीथिंग। इस हिंदुस्तान में तो आप कर ही नहीं सकते। हमारा इकोसिस्टम एक्चुअली दैट्स अ प्रॉब्लम। हम बोलते हैं बहुत, जब ग्राउंड में बात आती है। जब मैंने ये प्रोजेक्ट लिखा था, देर आर 4-5 फंडिंग एजेंसीज, आई विल नॉट नेम एनी। वन ऑफ द फंडिंग एजेंसी व्हेन सैंक्शन ग्रांट टू मी, उस सैंक्शन लेटर में लिखा गया था कि पीआई को ये रूटीन काम बंद कर देना चाहिए। सैंक्शन तो किया मेरे को, ये मेरे लिए एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी 2012 में जब पेटेंट फाइल करने की कोशिश किया, इंडियन पेटेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी कंट्री की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, 3-4 महीने लगे। एंड फाइनल कमेंट था कि आप अपनी जेब से पे करिए पेटेंट फाइल करने के लिए, जबकि मेरे पास रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे थे। मुझे भी याद है, मैंने चेक काटा 15,000 रुपये का, पे फ्रॉम माई ओन पॉकेट। ये कहते यही मैं धुन की बात कर रहा हूँ, राइट। देन MOU साइन करने के लिए, जिसमें MOU का लाभ ये था कि जब विदेशों में पेटेंट फाइल होंगे लाखों रुपया लगता है। उसमें ये लिखा गया था पेटेंट फाइल कॉस्ट जो होगा मैकलिन हॉस्पिटल बॉन्ड करेगा। अच्छा। अगर कोई रॉयल्टी आती है वो 50-50% होगी। उसको साइन करने के लिए मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 9 महीने लगाए, 9 मंथ। आप सोच सकते हैं जो आदमी काम करता है उसको कितनी दिक्कतें आती, कितनी दिक्कतें। 2020 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए फरवरी में लेटर आया, वहाँ से ईमेल आया। 2021 जून में जाकर के साइन, मुझे पता ही नहीं चला वो आया है। और उस बीच हमारे यहाँ टर्मोइल था बहुत ज़्यादा। जब नई टीम वहाँ पर आई तब जाकर के उन्होंने उस फाइल को अप्रूव किया। तो अभी स्टेटस क्या है? हाँ, नाउ व्हाट हैपन, लास्ट ईयर एक्चुअली 3 फार्मा इंडस्ट्री केम टुगेदर। एक मेरा जो कोलैबोरेटर है उसने इंडस्ट्री खोल दी इसी मॉलिक्यूल पर। अगर मैं वहाँ होता उस इंडस्ट्री का पार्टनर होता, राइट। सो वो इंडस्ट्री है, एक कोरियन इंडस्ट्री है, एक अमेरिकन इंडस्ट्री है। इन तीनों ने हाथ जोड़ा। तो इसमें क्या होता है कि जब ये सब कुछ हो जाता है, द फर्स्ट काम होता है हेल्दी ह्यूमंस को उसको डोज दी जाए, ये देखा जाए 1 साल तक क्या चेंजेस है, चेंजेस क्या आ रहे हैं, कहीं कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं। सो दैट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट हर्डल। अभी ये चल रहा है, वो खत्म हो गया एंड दैट्स सक्सेसफुल। अरे ग्रेट। नाउ 2015-25 अब क्योंकि उसके अप्रूवल लेने होते हैं FDA से, बहुत सारे। अब जो नेक्स्ट काम है उस मॉलिक्यूल को लेके पार्किंसन डिजीज पेशेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे पास। अच्छा। उनके पास वहाँ पर, ओके। तो हर कोई वॉलंटियर करता है इसमें कि आप मेरे ऊपर कर लो, मेरे फादर के ऊपर कर दो, क्योंकि ये तो इतनी हालत ख़राब है इनकी। नाउ व्हाट विल बी डन, वी विल जस्ट इंजेक्ट दिस टू द पेशेंट एंड देन मॉनिटर फ़ायदा कितना हो रहा है। इसमें एक ही फ़ायदा हमको, इसमें हमारे पास कंपेरिजन पॉइंट कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये कोई दवा होती उससे कंपेयर करेंगे आप कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो दवा तो कोई है नहीं। अगर 30% भी अगर पेशेंट की लाइफ में सुधार आ गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट। सो वी आर वेरी होपफुल नाउ कि इट विल गो थ्रू। सो बट ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2 बहुत छोटे छोटे सवाल, यूनिवर्सिटी को नशा मुक्त बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं, खासकर ड्रग्स फ्री कैसे बना रहे हैं? यस, दैट्स वेरी चैलेंजिंग बट मतलब कुमाऊं यूनिवर्सिटी में शायद उतना ज़्यादा नहीं है, ओके। बट यस, ये जो एक प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम है। उसके लिए मुझे जो लगता है कि बच्चों को आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा, उनके अटेंशन को डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे स्पोर्ट्स इज अ एरिया वेयर यू कैन प्ले अराउंड स्टूडेंट की साइकोलॉजी के साथ। उसी के साथ साथ हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, टैलेंट हंट। तो उस टैलेंट हंट में आपकी क्या खूबी हो बताओ, बस आप आइए, हम आपका कंपटीशन करते हैं, हम उसमें वर्कआउट करें। फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड एक्चुअली, जब मैंने पहली बार ये नो योर रूट्स प्रोग्राम का हो गया, 60-70 ही बच्चे ऐसा क्यों हो रहा है, पढ़ना पड़ता है। एक काम करो, 25 बच्चों को प्राइज़ दे दो ना, कैश प्राइज़ दे दो, मुझे नंबर बढ़ाना है। तो नेक्स्ट टाइम वी गॉट 200+। सो बच्चों को मेरे ख्याल में उनके इंटरेस्ट को जाने हम, और जो उनका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ में उनको लगा दें।
So that will, I think, बाकी जगह माइंड डाइवर्ट। yes, this is what we are doing. एक आखिरी सवाल, मैंने आपका बड़ा एक माताजी का बड़ा भावुक वीडियो देखा, तो जब आपको पता लगा आप वाइस चांसलर बन गए, तो आप मुझे फ़ोन पे जो आपने अपनी ईजा से बात की, जरा बताओ मुझे कैसे बात की आपने? Yeah, very emotional moment for me at that time also. जैसे आपने बात की वैसे ही बताना आप। हाँ, तो जब मैंने फ़ोन करा तो उनको ये जो मेरा नैनीताल में वाइस चांसलर, हाँ, पहले तो समझ लें कि तो मैंने कहा क्या बताऊँ, मैंने कहा मैं अब नैनीताल हूँ, 3 साल में नैनीताल में हूँ। हाँ, तो नैनीताल छोड़ के लाला नैनीताल होनी, नैनीताल तो आओ ना, मैंने कहा नहीं नैनीताल नहीं यार, हाँ, बट मैंने कहा मेरे को ना सरकार मेरे को यहाँ भेज जाओ, क्यों पहले तो मुझे जब बधाई नहीं हुई। अच्छा, टेन सेट नहीं, मैंने कहा मैं ना इसी तरह हूँ, फिर 3 साल बाद मैं वापस नहीं, अच्छा तेरा प्रमोशन हो गई हो, हाँ, दिस इज व्हाट शी सेड कि तेरा प्रमोशन हो। सो शी कुडंट अंडरस्टैंड एक्चुअली कि इसका मतलब क्या है, एंड मेरे ख्याल में गांव में भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, बट एवरीबॉडी फेल्ट गुड अबाउट इट। सो दिस इज व्हाट इट इज हैपेंड। तो ये बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है, बिकॉज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के, मैं समझता Yes, हूँ ये उनकी होता है। मेहनत के। जर्नी में एक्चुअली में फिर जब आप पीछे को देखते हैं तब लगता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई, राइट। मैं जहाँ भी जाता हूँ, यहाँ भी बैठा हूँ, तो मुझे गाँव याद आ रहा है। बट आप बागेश्वर कहाँ से? बागेश्वर ताकुला के पास में। ताकुला से। अभी बागेश्वर कीवी में अच्छा कर रहा है? कि मैं बताऊँ आपको, जिस एरिया से मैं आता हूँ वो धुराफाट एरिया बोलते हैं। उस समय कोई बाहर अगर पूछा कहाँ के हो, धुराफाट से हो, कोई नहीं कहता था। धुराफाट जैसे ही बोला, इसका मतलब सबसे बैकवर्ड इलाके से। तो दिस इज हाउ इट वाज नोन। देन वो गाना है ना, झंडिया बाजू छाना बिलोरी, सो दैट इज क्लोज टू माय प्लेस। अच्छा, दैट इज क्लोज टू माय प्लेस। बहुत अच्छा लगा, और जो आपने इनिशिएटिव लिए हैं उसके लिए आपको बहुत बधाई। तो रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है कि पहाड़ में घर बनाना है? मतलब स्टिल आई हैव 10 लॉन्ग ईयर्स। हाँ, दिल की बात बता रहा हूँ, बहुत मन है अपने गांव में घर हो। हाँ, कैसे होगा अभी कुछ पता नहीं, बट होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जब ईश्वर ने इतना सब कुछ दे दिया। मतलब मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, भाई कहीं मेरे को क्योंकि हमारा जो पैटर्नर घर वो छोटा है, आई टॉक टू मैनी पीपल कि मैंने कहा मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा कहीं पर मेरे को दे दो, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो मैं एक खरीद के वहाँ, मेरे को अगर लैंड वहाँ मिल जाए मैं तो अभी बनाऊँगा। सो दैट दिस इज़ व्हाट आई फील। एक आपको बहुत खराब लगता है कि वो खड़िया का पूरा एक खान का एक बहुत, और उसने वहाँ की पूरी जियोलॉजी को मैं कहूँगा बहुत स्टेबलाइज किया है। तो प्रोफेसर साहब, आपको ये बहुत हर्ट करता है अंदर तक कि हमने कोई भी रीज़न हो बट हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा, बिकॉज वहाँ के लोगों के जीवन में तो कोई बहुत बड़ा बदलाव आया नहीं। तो सारी खान बाहर वालों की है, पैसा भी बाहर वाले कमा रहे हैं। जिससे जो काम करके मेरे अपने लोगों का भला नहीं हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता उससे आपने क्या तरक्की की। मेरा अपना आदमी, मेरे अपने लोग वहाँ, वो तो उसी स्टेज उनकी तो कहीं मैं सुन रहा था दरारें आ रही है। मैं मंदिर, वो कालिका मंदिर, वहाँ भी दरारें आई मैंने सुना। यस 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 यस। ये जो एक्सप्लॉइटेशन किया या कर रहे हैं अभी भी, दिस इज वेरी बैड एक्चुअली। अब हम कहते हैं कि पलायन हो गया, भाई आप मुझे ये बताइए आदमी करेगा क्या? आज के दिन तो इतने बंदर और इसकी प्रॉब्लम्स हो गई, हम साइंटिफिक वे में कभी नहीं सोचते हैं चीज़ों को। तो जब तक हम उस तरीके से चीज़ों को पॉलिसीज ड्राफ्ट नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम रहेंगी वहाँ पर और बढ़ेंगी। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। वो बागेश्वर के ऊपर साइड तो पूरा उसी में कर दिया उन लोगों ने, खड़ी का वो करके उसके उसमें तो पहले जमाने में मर्डर। बिकॉज क्यों आपकी जन्मभूमि है ना, जननी जन्मभूमि से सर्वगादपि करियसी, तो वो तो खराब लगता ही है साहब। बहुत खराब, क्या था और क्या स्थिति हो गई। मुझे यहाँ आकर के एक ही अंदर से खुशी होती है, जैसे एक बच्ची मेरे पास आई कि सर मेरे पास फीस देने के लिए पैसा, ऑफिस से पूछा हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं। तो मैं आज कर कि प्रॉब्लम क्या बेटा? सी सर कि मेरे दोनों माँ बाप नहीं। ओह माय गॉड। यू नो, जो मुझे अच्छा लगता है वही है कि मैं कुर्सी में बैठा हूँ, जैसे ही बच्चे ने मेरे से ये कहा, मैंने कहा बेटा तुम एक एप्लीकेशन लिखो और मेरे ऑफिस में दो। ऑफिस से बाहर गई, मैंने DSW को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे ये बताइए कितने बच्चे हैं जो ऑर्फन हैं। तो उनका सर पता नहीं। मैंने कहा पता करिए। मैंने कहा मुझे पॉलिसी बना के दीजिए, इनकी एजुकेशन फ्री होगी।
बिल्कुल, हमने एजुकेशन फ्री कर दी। ये बहुत अच्छा काम किया। ओके। एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है ना, अगर मैं उनको अच्छी एक्सेस देंगे। शाम को 6-7 बजे मैं अकेले हॉस्टल जाता हूँ। जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं उन सबको रिनोवेट कर दिए। वॉशिंग मशीन नहीं थी बच्चों के पास, इतना ठंडा होता, वॉशिंग मशीन थी। हर हॉस्टल को 6-7 लाख रुपए का अनुदान दे करके मैंने कहा सब अच्छे लगने चाहिए, बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी बच्चों को पढ़ना है। सो आई फील गुड समटाइम कि आई एम टचिंग द हार्ट ऑफ दी स्मॉल किड्स। मैं जब मैंने एसएसबी का वो किया था तो मैंने उनसे कहा था मेरा सपना ये है, मैं 5 साल के बाद मैं आप लोगों में से किसी को मिलूं और आप मेरे को ये बोलें कि हमने एसएसबी का ट्रेनिंग कराया था और अब मैं आज वही आपकी अचीवमेंट है। ये मेरी अचीवमेंट, मेरी एग्जैक्टली। तो मैं इनसे बोलता हूँ, मैंने कहा मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं फेल हूँ पास हूँ, रिजल्ट आपके हाथ में। बिल्कुल। प्रोफेसर रावत, आप देवभूमि डायलॉग के मंच में आए, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा एक बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ और मैं कहता भी हूँ कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। आप सिर्फ अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, अपने जीवन का रास्ता वो खुद तय कर लेगा। और मुझे लगता है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे नीति निर्माता हैं, उनको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, खासकर गवर्नमेंट एजुकेशन में। हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप सोचिए 13,000 करोड़ बजट का लायन पार्ट जो है वो एजुकेशन को जाता है। बट व्हेन इट्स कम टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, GR आपके लोग छोड़ रहे हैं, आपके पास टीचर्स उपलब्ध नहीं है, तो ये बड़ी अजीब स्थिति, इसको हमें ठीक करना होगा। बहुत धन्यवाद। तो आपने इस पॉडकास्ट पे सुना प्रोफेसर रावत को, उन्होंने कई रिफॉर्म्स कुमाऊं विश्वविद्यालय में किए हैं और मैं चाहूँगा कि जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो बाकी विश्वविद्यालय भी अपने यहाँ पर लागू करें, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी एजुकेशन दें, जब भी वो किसी मंच में जाएं एक आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सके और उनकी आजीविका के लिहाज से हम उनको ऐसी एजुकेशन दें ताकि वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।